नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसन्ना चौधरी जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके समक्ष में एक नए विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। उस विषय का नाम है चैलेंजेस पोज्ड बाय चाइना एंड पाकिस्तान वे अहेड। हाल ही में हमने गलवान वैली में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में ज़बरदस्त संघर्ष होते हुए देखा है। और कुछ ही दिन पहले 26 जुलाई को पूरे भारत भर में कारगिल विजय दिवस को भी धूमधाम से मनाते हुए हमने देखा है। चाइना और पाकिस्तान किस प्रकार की चुनौतियां भारत को दे रहा है, क्या उन चुनौतियों को हम जवाब दे सकते हैं? कारगिल युद्ध से हमने क्या क्या सीखा? इन तमाम प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है सीए बाय प्रोफेशन, डिफेंस एनालिस्ट बाय पैशन सागर मिटकरी सर। तो आइए चलते हैं सागर मिटकरी सर से चर्चा करने के लिए। हम लोगों ने पिछले 6 से 8 साल में एलओसी के बारे में बहुत सुना है। अब ये सर एलएसी क्या चीज़ है जो अभी हम लोग रिसेंट में सुन रहे हैं, तो इसका क्या हिस्ट्री है? एलओसी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके समक्ष माना गया था कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, यानी इस लाइन के एक साइड में इंडिया रहेगा, इंडिया की कंट्रोल रहेगा, और दूसरे साइड में पाकिस्तान का कंट्रोल रहेगा। और इसको बाकायदा पूरे ग्राउंड पे आइडेंटिफाई किया गया था। लेकिन और उसके वो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी बाकायदा ग्राउंड पे आए हुए हैं। और नॉट ओनली दैट, इंडिया ने अपने साइड में 750 के आसपास, जो 750 किलोमीटर जो एलओसी है, उसमें से ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर तक फेंसिंग भी करके रखी हुई है। लेकिन अब अगर हम एलएसी की बात करते हैं, एलएसी सबसे पहले तो हमारा इंडिया और चाइना के बीच में, और अदर इंडिया और तिब्बत के बीच में का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो है। इसमें और एलओसी में एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि एलएसी ये ज़मीन पे डिफाइन दोनों देशों ने की नहीं है। तो इंडिया के हिसाब से इंडिया की बाउंड्री डिफाइंड है, चाइना के हिसाब से चाइना की बाउंड्री डिफाइंड है, और एलएसी भी वैसा ही है। इंडिया के हिसाब से इंडिया ने कुछ जियो मार्किंग्स करके रखे कि जहाँ तक उनका एलएसी है, और चाइना का जो कहना है कि वो हमारे हिसाब से एलएसी ये है। तो देयर इज़ ऑलवेज दैट वन पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड बैंक कि जो हमेशा कॉमन इसमें आता है, कि जहाँ पे इंडिया का पेट्रोल भी जाता है और वहाँ पे चाइना का पेट्रोल भी आता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है एलएसी और डिफरेंस है एलएसी और एलओसी में। सर, हाल ही में हमने इंडिया और चाइनीज सोल्जर के बीच में काफ़ी फ्रिक्शन दिखा है सर। तो ये फ्रिक्शन अभी तक नहीं था, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस था, और एकदम से हम लोग ये फ्रिक्शन क्यों देख रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। इसका जवाब जो है ये पिछले 10 सालों में हमने क्या किया है उसके ऊपर है। एक 1962 में हमारा जब चाइना के साथ संघर्ष हुआ था, जिसमें उन्होंने हमें कंसिडरेबली करारी शिकस्त दी थी, यानी हम लोग डेफिनेटली हारे थे वो वार उनसे। अब उसके बाद उस वक्त जो एनालॉजी थी वो ये था कि लद्दाख में जो है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाया जाए, जिसकी वजह से कि चाइना को डिफ़िकल्टी हो कि वो जब भी अगर हम पे अटैक करे तो वो, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो वो हमारे मेनलैंड तक नहीं पहुंच सकेंगे करके। और यही मानसिकता बहुत सालों तक चली। लेकिन 1999 के कारगिल युद्ध के बाद जो बहुत सारी कमिटीज़ थे, उन्होंने बोला कि नहीं, अब लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो उन्होंने तब 1999 में सजेस्ट करने के बाद भी सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स जो आई, उन्होंने उसमें थोड़ा बहुत शिथिलता दिखाई कि ठीक है करेंगे करके। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है उसने बहुत तेज़ गति दिखाई। फॉर एग्जांपल 73 स्ट्रैटेजिक रोड्स आइडेंटिफाई किए थे 1999 में, उसमें से अब तक 35 रोड्स सिर्फ बने हुए हैं, और 10 से 12 रोड जो है अभी दिसंबर 2020 तक और कंप्लीट हो जाएंगे। तो यानी आप सोच लीजिए कि पिछले 20 सालों में सिर्फ हमने इतनी प्रगति कर पाए हैं 73 स्ट्रैटेजिक रोड्स हमने आइडेंटिफाई करने के बाद भी।
देर आर अराउंड 6 or 7 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स विच वर प्रपोज्ड, यानी एयरफोर्स के लिए, और वो हम अभी बाकायदा धीरे धीरे उनको एक्टिवेट करते जा रहे हैं, धीरे धीरे। सो वो एक फ़र्क है। हमारे अच्छे बेसिस प्रपोज किए हुए थे एयरफोर्स के लद्दाख में, वो अभी धीरे धीरे सेटअप करना शुरू है। फिर आते हैं रेलवे नेटवर्क की तरफ। रेलवे नेटवर्क में भी बहुत सारे अराउंड 14 क्रिटिकल रेलवे नेटवर्क आइडेंटिफाई किए थे कि जो इंडिया के सिक्योरिटी के हिसाब से स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उस पर भी काम जो है पिछले कुछ सालों में ही एक्चुअल में शुरू हुआ और कुछ कंप्लीट हुए। और अभी जस्ट रिसेंटली आपको बताता हूँ, हिमाचल प्रदेश में जो बिलासपुर जगह है, वहाँ से लेके लेह तक का जो एक रेलवे ट्रैक है, उसका पूरा जो एक सर्वेइंग है वो कंप्लीट हुआ है, और अभी शायद अभी इस कुछ समय में उसके एक्चुअल ऑन ग्राउंड काम जो है उसका शुरू हो जाएगा। सो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें चाइना को बहुत तकलीफ़ देती है कि अब इन लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। और रही बात जो हमने कंप्लीट किया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर की, हम लोगों ने जो दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टेरियल रोड है हमारा, वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। इनफैक्ट अगर 1962 में अगर ये रोड हमारे पास होता था तो हो सकता है कि हम लोग काफ़ी अच्छी तरह से और रेजिस्ट कर सकते थे। तो ये पर्टिकुलर रोड को लेके उनको बहुत तकलीफ़ है। अब वो तकलीफ़ क्यों है? क्योंकि अगर आपको मैं बताऊं कि अक्साई चीन जो 1962 में जो एरिया हम लोग हारे थे चाइना से, या फिर जो उनके कब्ज़े में है फ़िलहाल, तो वहाँ से उनका एक G219 करके एक हाईवे जाता है शिनजियांग प्रोविंस से लेह ल्हासा की तरफ। तो ये उनका जो है वो ऑल वेदर फ्रेंडली रोड है जो उनको तिब्बत से जोड़ता है। उनके पास डेफिनेटली रेलवे नेटवर्क है तिब्बत में जाने के लिए, बाय एयर भी आते हैं, लेकिन ये ऑल वेदर फ्रेंडली रेलवे और एयर जो है वो नहीं रहता है उनका एक्सेस। लेकिन ये रोड जो है ये ऑल वेदर एक्सेस रोड है उनके पास। तो ये उनकी तिब्बत में जाने के लिए लाइफलाइन है G219। और ये अब हम जब से हमारा ये शोक डीबीओ रोड हो गया है, तब से अब हमारे लिए अब इजी हो गया है कि हम जब चाहे तब G219 को जो है हम टारगेट कर सकते हैं। तो उस वजह से चाइनीज़ लोग जो है उनका तकलीफ़ हो गया ये सब चीज़ों को लेके। और एक और चीज़ अगर आप समझ लेंगे कि जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, तो जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो हमारे लिए बहुत दिक्कत होती थी पेट्रोलिंग, हमारा जो हम जिसको LAC बोलते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए जब हमारे सोल्जर्स जाते थे पेट्रोलिंग के लिए तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे, या जब पहुँच पाते थे वो 7-10 दिन ऐसे लग जाते थे हर एक पॉइंट पे पहुँचने के लिए। लेकिन जब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है तो हमारे पेट्रोलिंग टीम्स जो है वो हमारा जहाँ तक का क्लेम एरिया है वहाँ तक ईजिली पहुँच पा रहे हैं। राइट। तो जब हम पहुँच पा रहे हैं वहाँ, अब तक कैसे होता था कुछ साल पहले तक कि हमारे लोग वहाँ पे वंस इन अ ब्लू मून पहुँच पाते थे, तो जो उनका पेट्रोल और हमारा पेट्रोल है उसका कभी भिड़ंत होता नहीं था। तो अब लेकिन हम भी रेगुलरली जा रहे हैं और उनका तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे ऑलमोस्ट पिछले 15-20 साल से है ही, तो वो लोग तो रेगुलरली आ रहे थे, तो इस वजह से अब ज़्यादा भिड़ंत हो रही है, अब ज़्यादा उस वजह से असर्टिवनेस आ गया है। और ये रीज़न है कि हम पिछले 6-8 सालों में ज़्यादा देख रहे हैं चाइनीज़ इनकर्शन के जो इंसिडेंसेस है, वो बेसिकली वो लोग तो आ रहे थे, हम लोग अब हमारा वहाँ पे जगह ये हमारी है करके हम इस्टेब्लिश करते जा रहे हैं। उस वजह से ये सारी चीज़ें अभी बाहर आती जा रही हैं। ऐसा है सर। तो चाइना तो बहुत इरिटेट हो गया होगा, अभी तक के ये हम लोग बॉर्डर तक के पहुंच नहीं पा रहे थे और एकदम से हम लोग बॉर्डर पे आ गए। एग्जैक्टली, यस, आई मीन इरिटेशन इज द राइट वर्ड। सी चाइना का एक उनका एक ऐसा अलग सा ऐसा ईगो है एज अ नेशन या एज अ सिविलाइजेशन। उनको लगता है कि दुनिया ने हमको सबसे बड़ा भाई या हम सबसे ताकतवर ऐसा मानना चाहिए। और उनका एक ऐसा मैप ऑफ शेम करके आया हुआ है जो उनके बहुत पहले से उन्होंने एक तैयार करके रखा है कि पूरी दुनिया हमने जीती थी और हमको ये कैसे भी करके जीतनी है करके। अब उस वजह से ये उनका इरिटेशन तो बढ़ गया है। अब कैसे हुआ है कि हम लोग अब पूरे हमारे LAC के पेट्रोल पॉइंट्स तक पहुंच रहे हैं, और उनका एक ऐसा सलामी स्लाइसिंग टेक्निक करके डिफाइन होता है। सलामी स्लाइसिंग टेक्निक करके वो लोग हमेशा एम्प्लॉय करते हैं एक स्ट्रैटेजी कि वो एक लोकेशन तक आएंगे, अगर आपने उनको चैलेंज नहीं किया कि आप यहाँ तक नहीं आ सकते, तो वहाँ पे वो उनके परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लेंगे, फिर थोड़े समय के बाद और आगे आएंगे, आपने उनको नहीं अगर हटका तो और आगे आएंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड अ सलामी स्लाइसिंग। अब क्या हुआ कि पिछले 6 सालों से हम लोगों ने उनको जो है चैलेंज करना चालू कर दिया। अगर आपने जो पिछले 3-4 सालों में जो पैंगोंग का या फिर चुमूर का या फिर ऐसे जो वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे और इवन नथुला के आसपास के,
तो वहाँ पे आप देखोगे कि इंडियन सोल्जर्स चाइनीज सोल्जर्स को पीछे रेटते जा रहे हैं करके। सो एग्जैक्टली दैट इज़ वेयर अगर आप उनको चैलेंज नहीं करते हो तो वो धीरे 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 आगे बढ़ाते हुए आने की कोशिश करते रहते हैं, और अब हम लोग उनको चैलेंज कर रहे हैं। दूसरा एक और चीज़ ऐसे हुआ कि जो DSDP जो मैंने आपको बताया था कि दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी का रोड हम लोगों ने बनाया है, तो अब उनको बहुत थ्रेट महसूस होती है कि नहीं, अगर ये रोड को अगर चाइना कंट्रोल नहीं कर पाया तो फिर उनके हाथ से एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो तिब्बत जाने की संभावना है करके, यानी एक बहुत बड़ा उनको एक थ्रेट लगता है इस चीज़ को लेके। और हो न हो जो अभी एक पैंडेमिक जो आया हुआ है उसको सब लोग इनफॉर्मली वुहान वायरस बोल रहे हैं। तो चाइना का ऐसा असर्शन था कि भाई इंडिया ने हमको सपोर्ट करना चाहिए करके, कि ये कोई चाइना का वायरस नहीं है, और इंडिया ने खुल के चाइना को सपोर्ट करना चाहिए। तो भाई ये तो हो नहीं सकता ना, जो है सो है, और हम लोग भले ही खुल के कोई चीज़ उनके अगेंस्ट में नहीं बोल रहे, लेकिन दुनिया जानती है कि क्या है और क्या नहीं है। तो ये सारे मल्टीपल ये है। एक और चीज़ जो है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है कि 370 जो है लास्ट ईयर हम लोगों ने अब्रोगेट किया है, रीऑर्गेनाइज किया हुआ है। उस वक्त हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे उन्होंने अश्योर किया पूरे सदन को कि एंटायर जम्मू एंड कश्मीर तब का इज पार्ट ऑफ इंडिया करके, तो विच इंक्लूड्स अक्साई चीन एरिया ऑल्सो। तो दैट हैज़ रेज देयर अलार्म बेल्स लाइक एनीथिंग। तो उस वजह से उनको लगता है कि अरे ये क्या बात है, हम तो यहाँ बैठे हैं और ऐसे कैसे ये लोग बोल रहे हैं। तो डेफिनेटली इंडिया जब बोलता है कि ये अपनी जगह है तो वो तो है अपनी जगह, और इंडिया जो है वो तो अफर्म तो करेगा। तो उस वजह से भी उनको अब तकलीफ हो रही कि ऐसे कैसे आप बोल रहे हो करके। तो ये सारे मल्टीपल इश्यूज है जिसकी वजह से वो इरिटेट हो गए हैं हमसे, और इनफैक्ट वी आर एक्चुअली करेक्ट ऑन आवर स्टैंड एक्चुअली, सो वी शुड नॉट बॉदर वेदर दे आर गेटिंग इरिटेटेड और नॉट। ओके सर, आप काफ़ी अध्ययन करते हैं इस विषय पे, काफ़ी आपका जो भारतवर्ष के जो इंडिया चाइना रिलेशन पे जो लोग मंथन करते हैं उनके साथ में आपका संवाद हमेशा होते रहता है। तो सर आपको क्या लगता है कि चाइनीज़ किस तरीके का प्लान जो है ड्राफ्ट कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट में, हमको आउटविट करने में अलग अलग फील्ड में? सी इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्लान, ऐसा मैं बोलूँगा। कैसा होता है कि हम 1947 में ब्रिटिश से जिसे बोलते हैं हम लोग ने इंडिपेंडेंस प्राप्त किया, लेकिन हो न हो हमारा जो था वो रोटी कपड़ा और मकान में ही हम लोग बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे थे। नेचुरली हमारे 150 साल पारतंत्र में रहने के बाद हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही था कि हमारी पॉपुलेशन को खाने पीने के लिए क्या दे करके। लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज़ ऑलवेज अ पॉइंटर, देयर इज़ ऑलवेज अ स्ट्रैटेजिक विजन ऑफ अ कंट्री। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रैटेजिक विजन जो है वो उतनी हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए जितनी फास्ट चाइना इम्प्लीमेंट कर पाए। अब इसके चलते उन्होंने क्या किया है कि उनको इतना तो उनके जो स्ट्रैटेजिक थिंकर्स थे वो लोग पहचान गए थे कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया और चाइना जो है ये दो कॉम्पिटिंग इकोनॉमीज होने वाली है करके। तो इंडिया को आप कंट्रोल में कैसे रखे, तो ये उन्होंने बहुत पहले से सोच के रखा था। अब ब्रिटिशर्स का एक हमेशा पॉलिसी रहा है कि दो बड़े कंट्रीज के बीच में उन्होंने बफर क्रिएट किया, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल क्रिएट किया है, भूटान हुआ है, और इनफैक्ट एक्चुअली तिब्बत भी क्रिएट किया, उन्होंने बफर क्रिएट किया। लेकिन चाइना ने बराबर उसको समझ के तिब्बत को बराबर टाइमली उन्होंने वन चाइना के अंडर ले लिया। और अब वो एग्जैक्टली अब यही पॉलिसी का वो अपने इंडिया के खिलाफ यूज़ करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया के जितने नेबर्स हैं उन सब नेबर्स को चाइना हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। रिसेंट एग्जाम्पल है लिपुलेख नेपाल का जो है कि वो क्लेम करना शुरू कर दिए। जो इतनी सारी सेटल्ड बाउंड्री इशू था वो उन्होंने सडनली नवंबर 2019 से रेकअप करना शुरू किया, और अभी सडनली उन्होंने नेपाल के पार्लियामेंट में पास भी कर लिया। भूटान में उन्होंने रिसेंटली एक सिक्यांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्लेम डाल दिया है। अब सिक्यांग में जाने के लिए तवांग से जाना बहुत ज़रूरी है, तो इसका मतलब कि भाई तवांग तो हमारा है ही, भूटान की ये एरिया भी हमारी हो गई है। तो ऐसे करके वो पूरा इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को काटने की कोशिश करने की चल रहा है उनका, यानी ये पूरा एक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है। इधर श्रीलंका में हम्बनतोता में वो लोगों ने उनका एक नेवल बेस बना के रखा हुआ है।
तो ये वो हमको पूरे अच्छी तरीके से घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ज़्यादा कुछ हमारे खिलाफ करो मत, नहीं तो हम देखो हमने आपको पूरा घेर के रखा हुआ है कर। तो ये सारे उनके स्ट्रैटेजिक प्लान्स हैं। अब उसको जो है ये स्ट्रैटेजिक प्लान्स हमको समझने के लिए काफ़ी समय लग गया, ये तो यानी ये तो बात एक्सेप्ट करनी ही चाहिए। लेकिन अब उसके ऊपर हमारे यहाँ की जो स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी है उन्होंने भी अब उनको काउंटर एनसर्कलमेंट वाला जो एक है एस्पेक्ट वो शुरू कर दिया। तो इंडिया इज नाउ न्यूट्रलाइजिंग ऑल दिस थ्रेट्स वन बाय वन। अभी जैसे अगर हम श्रीलंका की बात कर ले तो श्रीलंका में हम्बनतोता से ही जस्ट करीब जो है एक एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट का एक्सेस जो है वो इंडिया को अभी मिलेगा। तो दैट विल न्यूट्रलाइज दैट नेवल बेस्ड थ्रेट बेसिकली। अगर उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे आप आपके सबमरीन हंटर्स या सबमरीन को डिटेक्ट करने वाले एयरक्राफ्ट अगर आप सिंपल पार्क भी कर दोगे तो भी इट इज़ गोइंग टू बी क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर चाइना, कि वो आपका उन्होंने वो जो थ्रेट डाली है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है वो। सो ऐसे वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स। मलाका स्ट्रेट जो है जहाँ से अराउंड 70-80% ऑफ चाइनाज ऑयल पासिस तो वो अंडमान निकोबार में हमने हमारा ट्राई सर्विसेज कमांड बना के रख दिया हुआ है, सो दैट कि मलाका स्ट्रेट में पूरा कंट्रोल हमारा रहे। तो चाइना को वो पता है कि अब मलाका स्ट्रेट जो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है वहाँ पे तो अभी इंडिया ने कस के रखा हुआ है करके। सो दिस इज़ हाउ वी आर ऑल्सो डीलिंग विथ देयर स्ट्रैटेजिक थ्रेट्स टू अस। इकोनॉमिक थ्रेट भी वो हमको लगाने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती हमको बहुत सारा गुड्स लेना पड़ता है उनसे, जो जिसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो उनके फेवर में बहुत ज़्यादा है। वो लोग हमको बहुत ज़्यादा माल बेचते हैं, हम लोग उनको कितना भी एक्सपोर्ट करना चाहे तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। सो नाउ वी आर फाइंडिंग अ लॉट ऑफ वेज फॉर डीलिंग विद देम नाउ। सर, तो ये जो चाइना ने प्लान बनाया है इसमें पाकिस्तान को भी तो इंक्लूड किया ही होगा? हाँ, डेफिनेटली। पाकिस्तान का कैसा है, चाइना वर्क्स ऑन 3 फ्रंट्स, यानी एक तो इकोनॉमिक हेजेमनी, टेरिटोरियल हेजेमोनी और पॉलिटिकल हेजेमोनी। मतलब क्या इकोनॉमिक हेजेमोनी, मतलब वो इकोनॉमिकली पूरा डोमिनेट करना चाहते हैं दुनिया को। टेरिटोरियल हेजेमोनी मतलब जैसे मैंने आपको सलामी स्लाइसिंग टेक्निक बताया, धीरे धीरे करके अपनी जगह बढ़ाते जाओ। उधर आप अगर साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी देखेंगे तो वहाँ पे सेनकाकू आइलैंड्स जो जापान के वो उन्होंने क्लेम कर दिया, पार्सेलिस आइलैंड्स जो है उसके ऊपर क्लेम ठोक दिया। 9 डैश लाइन जो है कि इमेजिनरी आइलैंड्स की लाइन थी, वहाँ तक उन्होंने अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो बढ़ा लिया। बाकी के कंट्रीज़ को बोल दिया कि ये आपका नहीं, ये हमारा ही है, क्योंकि कुछ 1000 साल पहले हमारा कोई राजा जो है वो इस आइलैंड पे आया था करके। ऐसे उनका टेरिटोरियल हेजीमोनी रहता है। और तीसरा आता है पॉलिटिकल हेजीमोनी। पॉलिटिकल हेजीमोनी मतलब जो हम बोलते हैं ना कि किसी पर्टिकुलर शासन का, किसी पर्टिकुलर देश में जो शासन रहता है उसके पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इंटरफेरेंस करना, तो इसे बोलते हैं पॉलिटिकल हेजीमोनी। अब आप इस पॉइंट को आप पाकिस्तान में अब आप इम्प्लीमेंट करिए। पाकिस्तान के साथ उन्होंने सीपेक कॉरिडोर बना लिया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो उन्होंने जो है इकोनॉमिक हेजेमोनी ला लिया है, ठीक है। वो उन्होंने ग्वादार पोर्ट जो है उनसे ऑलमोस्ट ले लिया हुआ है, दैट इज़ देयर ऑलमोस्ट टेरिटोरियल हेजेमोनी। और पाकिस्तान आर्मी और ISI ये तो उनके हस्तक है, तो पॉलिटिकल हेजेमोनी भी चाइना हो गया है। तो डेफिनेटली इंडिया के ऊपर प्रेशर पॉइंट क्रिएट करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान को और वहाँ के जो टेरर एलिमेंट्स हैं उसको डेफिनेटली ग्रूम किया है, कल्टीवेट किया है। और वो एक इंडिया के ऊपर का एक प्रेशर पॉइंट भी है कि देखो अगर आप हम जैसे बोलते वैसे नहीं करेंगे तो हम यहाँ से आपके ऊपर प्रेशर जो है वो ला सकते हैं। सो यस, पाकिस्तान इज डेफिनेटली प्लान ऑफ दिस एंटायर नेफेरियस ओवरऑल प्लान ऑफ चाइना। एंड अब हम हमारी यहाँ की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है उनको ये पूरा चीज़ जो है वो समझ चुका है। जब हमको प्रॉब्लम एग्जैक्टली समझ चुका है तो सॉल्यूशन जो है उस हिसाब से अभी अपन काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि यस, डेफिनेटली काम चल रहा है। जब हमको पता है प्रॉब्लम है तो आई एम श्योर कि जो द पीपल हु आर इन द नो दे आर हैंडलिंग द थिंग्स। बिल्कुल। या जब हमने बोला कि हम लोग रिकॉर्ड करने वाले इस सेशन को लेके, तो हमारे कुछ परिचित हैं जिन्होंने कुछ प्रश्न भेजे आपके लिए। एक प्रश्न ऐसा है सर कि वाई ड्यूरिंग एवरी क्राइसिस, कॉन्फ्लिक्ट एंड स्टैंड ऑफ विद आवर एडवर्सरीज, सेम टर्मिनोलॉजी हैज़ बीन यूज्ड इन लास्ट 73 years, namely we have been caught napping, surprised, backstabbed and so on. Why it happens with us time and again?
Is there an apathy to learn from the past shortcoming? Would like to have your overall perspective in this regard. Yeah, see, I have a very specific answer to this particular question. It's not like we are caught napping. See, just for the sake of example, in the recent Galwan Valley incidents, when the troops were started moving by Chinese PLA into the Galwan Valley, it was also reported that we did the mirror deployments. मिरर डिप्लॉयमेंट्स का मतलब ये होता है कि उनकी एग्जैक्टली जो डिप्लॉयमेंट्स है उसी को एग्जैक्टली आप यहाँ पे काउंटर उसको ओवरथ्रो करने के हिसाब से आप मिरर डिप्लॉयमेंट करते हो, यानी उतनी उसी हिसाब से फौज जो उसको नल एंड वॉइड कर सके उस हिसाब से आप जो है वो मिरर डिप्लॉयमेंट उसको बोलते हैं. सो एज अ मिलिट्री पर्सन, सो मिरर डिप्लॉयमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको एक इन्फॉर्मेशन आएगी कि पीएलए का ऐसा ऐसा यहाँ पे ऐसे ऐसे फॉर्मेशंस है, ये कहाँ से आने वाली है. दिस यू आर गोइंग टू गेट ओनली फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस कम्युनिटी. सो इट्स नॉट लाइक कि वी आर ऑलवेज कॉट नैपिंग और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. इट इज़ बेसिकली अ मीडिया हाइप, आई वुड से, कि वी आर कॉट नैपिंग. हाँ, अब रही बात कारगिल की, तो कारगिल में एज फार एज माई नॉलेज गोज, मार्च 1999 में ही देर वॉज द अलार्म्स विच वेर रेज्ड रिगार्डिंग सम सॉर्ट ऑफ इनकर्शन. और उस वक्त सही में पाकिस्तान आर्मी जो है वो देवेर इन द फॉर्म ऑफ टेररिस्ट और मुजाहिद. सी, अगर कारगिल की अगर हम बात करते हैं तो कारगिल में मार्च में ही हमारे को इंटेलिजेंस के इनपुट्स आए थे कि देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन. अब वो टॉप ऑफ द माउंटेन में एक्टिविटी जो है वो सिविल क्लोथ्स में लोग थे. अब एज अ प्रोफेशनल आर्मी यू आर नॉट सपोज टू डॉन अ सिविल क्लोथ एंड हैविंग अ एंटायर आर्म्स एंड एमो विथ यू. तो उस वजह से इंटेलिजेंस जो भी इनपुट आया था उस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान आर्मी ने इन लोगों को आर्म किया है, जो आर्म टेररिस्ट है उनको, और उनको माउंटेन टॉप से बिठाया हुआ है. एंड देन लेटर ऑन ध्यान में आया था कि नहीं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ रेगुलर प्लान करके. बट एक्शन जो होना चाहिए था उसमें टाइम लग गया. सो यू कैनॉट ऑलवेज ब्लेम इट ऑन इंटेलिजेंस कम्युनिटी और स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस. एक्चुअली क्या होता है कि मीडिया का एक स्पेसिफिक, ये उन्होंने एक स्पेसिफिक नैरेटिव क्रिएट किया हुआ है. ये क्योंकि यू नो इंटेलिजेंस कम्युनिटी इज नेवर गोइंग टू कम बैक एंड आंसर योर यू नो आर्ग्यूमेंट्स. तो ये अभी पिछले 20 सालों से जो है ये बिल्टअप होते गया हुआ है, ऐसा मैं बोलूँगा. सो वी आर नॉट कॉट नैपिंग ऑलवेज. अगर हम सोए रहते थे तो देर आर सो मेनी थिंग्स विच सिविलियंस एंड पीपल लाइक अस डोंट इवन नो व्हाट दे हैव डन. सो लेट अस गिव अ ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर प्रोफेशनलिज्म, ऐसा मैं बोलूँगा. ये एक मैंने सुना है स्टेटमेंट कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो होती है दे आर नोन फॉर इट्स फेलियर. एग्जैक्टली, यस. बट देयर सक्सेस इज नेवर अप्रिशिएटेड एंड इट इवन फॉर दैट मैटर डू नॉट कम to the public. It doesn't come in the public also. Yes, तो yes. और अपने को तो पता भी नहीं चलता कि उन्होंने क्या काम किया होगा और क्या क्या. हाँ, so let us be fair to them. Right. Yeah. Sir, एक next question आपके लिए. Has our diplomacy, intelligence agency, military intelligence found waiting during Kargil war and current standoff with China? Is there still lack of coordination among different agencies with matter for security of nation? Is there a problem in intelligence gathering, decoding or execution? See, I would like to say in this regard कि there are a lot of agencies who are simultaneously working on, say, Pakistan front, China front, economic front, diplomacy front, intelligence front, military front. So there is a mix and match of agencies who are constantly working on lot of fronts altogether. There is always a centralized system which would gather all this piece of data points and then convert it into information. Right. So sometimes the data points do convert into information and sometimes you retrospectively convert those data points into information. So with each passing day we keep learning. Right. एंड अभी जैसे रिसेंटली हमारा सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी काफ़ी अच्छे तरीके से रैम्प अप हुआ है, जितना मैंने पढ़ा हुआ है. तो आई एम श्योर कि विथ ऑल आवर लैक्यूने, जैसे 20 साल पहले से तो हम कई गुना अच्छे हैं राइट नाउ.
तो उस वक्त जो लैक्यूने थे उसके ऊपर हम लोगों ने धीरे धीरे अपना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और ये इनपुट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छी तरीके से बिल्ड कर रहे हैं. एंड यस, डेफिनेटली यू कैनॉट कंपेयर इंडिया विथ व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर विथ USA हैज़ और फॉर दैट मैटर विच चाइना हैज़. बट लेकिन फिर उनका जो परिप्रेक्ष्य है, उनका जो दायरा है एक्टिविटी का, वो भी हमने उस हिसाब से फिर कंपेयर करना चाहिए. सो वी कैन नॉट कंपेयर एप्पल विथ ऑरेंजेस. बट येस, डेफिनेटली वी आर लर्निंग एंड वी आर, जैसे जैसे लूप होल्स हम प्लग कर पा रहे हैं वैसे वैसे हम प्लग कर रहे हैं. ओके सर, तो मेरा अगला सवाल है, द ट्रांसग्रेशन इन कारगिल सेक्टर वाज फर्स्ट डिटेक्टेड ऑन 3rd May 1999. The full extent of crisis and problem became known by 14th May 1999. Air power was used on 25th May, the day we lost 2 of our fighters gone down and pilot captured. Was there inordinate delay in using Air Force? Had it been used before 15th May, do you think outcome of this war could have been different? See, a war-like situation is a dynamic situation. Dynamic situation मतलब कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ साइमल्टेनियसली होती है और आपको वो एक्टिविटीज़ को असेस करके आपका रिस्पॉन्स जो है वो डिफाइन करना होता है. तो इमीडिएटली आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पर्टिकुलर चीज़ हुआ और आपने एयरफोर्स डिप्लॉय कर दिया. सो यू नीड टू नो, स्पेशली व्हेन यू से दैट यू वांट टू डिप्लॉय योर एयरफोर्स, तो आपको टारगेट के बारे में पता रहना बहुत ज़रूरी रहता है कि आपको कौन से टारगेट को न्यूट्रलाइज करना है, टारगेट का नेचर क्या है, क्या नहीं है. तो वो सारे इनपुट्स में प्लस डेफिनेटली जैसे कि हमारे यहाँ पे जो है ट्राई सर्विस कमांड जो है तब 1999 में नहीं थी, यानी कंबाइंड जिसे बोलते थिएटर कमांड स्ट्रक्चर जिसे बोलते हमारे यहाँ पे 99 में नहीं था. अभी वो प्रपोज हुआ है, CDS जब से बना है तब से अब प्रपोज हुआ है. तो उस वजह से आर्मी और एयरफोर्स और नेवी इन तीनों का कोऑर्डिनेशन जो था वो सेंट्रलाइज्ड हेडक्वार्टर के थ्रू ही होता था, ये भी फैक्ट है. सो देयर मे बी सम एलिमेंट ऑफ टाइम विच वी मे से कि हाँ उस वजह से डिले हुआ. और प्लस इतने सारे हाइट पे दुनिया में 1999 तक ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं था कि कोई भी दुनिया का एयरफोर्स ने इतने बड़े हाइट पे जाके कोई मिशन जो है एग्जीक्यूट किया है. तो इट वाज अ फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड. तो एयरफोर्स हैड देयर ओन होमवर्क टू डू ऑन द ड्राइंग बोर्ड कि अब हमको अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना है तो हमने कैसे करना है. सो देयर इज ऑलवेज अ टाइम बिफोर यू आर एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग. एंड ये सारे जो ट्रांसग्रेशंस या जब व्हेन देयर इज अ एलिमेंट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ वार, तो कैसा रहता है कि द सरप्राइज इज ऑलवेज फ्रॉम द एग्रेसर साइड. यू आर ऑलवेज सरप्राइज्ड because of that. That is the core of aggression, because you are and then it is not called as snapping. एक surprise element जो हमेशा रहता ही है first attacker के पास. तो then you have to proportionately respond. So I would say कि yes there was delay, but इतना भी डिले ऐसे अपन वो डिले को ऐसा नहीं अपन कन्वर्ट कर सकते कि भाई उस यानी ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया या उस वजह से बहुत नुकसान हुआ. सी देर इज सर्टन टाइम यू हैव टू गिव बिफोर यू आर रिस्पॉन्डिंग. नहीं तो आप जिनके थ्रू आप रिस्पॉन्ड दे रहे हो उनको भी आप नहीं तो एक इसमें धकेल रहे हो, ऐसा हो जाता है. यू हैव टू बी प्रोपोर्शनेट and legitimate in your response. And even sir, what I feel is it may happen that there are many different challenges which we cannot sit here and see on the ground or assess what is happening at the field. तो ये जो है ये चीज़ है वो एयर वॉरियर्स तब के जो थे वो लोग अच्छे से बता पाएंगे. और शायद जब जैसे 25-30 इयर्स का जो एक उनका नॉन डिस्क्लोजर्स रहता है उसके बाद जब कोई अभी लिखेगा बहुत अच्छे से डिटेल में कि उस वक्त एयरफोर्स के मन में क्या शुरू था और क्या नहीं था, बहुत डिटेल में, क्योंकि अभी भी जो आया वो बहुत ऊपर की इन्फॉर्मेशन ही आई है. नो वन हैज़ एक्चुअली come out very thoroughly. So we will come to know how exactly the things were going on in Air Force mind that time. सर हमारा दूसरा प्रश्न भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. During Kargil war, government of the day followed the policy of honoring sanity of LOC. It was holistic approach. Does holistic approach always pay dividends? Had our compact aircraft been allowed to cross LOC, even at the cost of escalation, I believe result would have been quick and decisive. Do you subscribe this point of view?
Yeah, see, there are two components of this question. One, whether the LOC should have been crossed or not, and whether we should have gone ahead with a full-fledged war or not. That is how I look at it. Okay. See, I would say it is easy for us in 2020, or for that matter, even from say 2004, 2005 onwards, to look back and say, ki, yeah, we should have crossed LOC and then we should have done this and that and all not. The point is ki when you are taking a decision at that particular point of time, you have to basically engage all the international diaspora, different countries, G5 countries. We should not forget that we had recently, when 99 Kargil happened, we had just recently, less than 1 year ago, we had done the nuclear tests. Okay. So the international community was already looking at us from a suspicious angle, that we were the ones who are wanting to have some sort of aggression. We are the ones who are provoking Pakistan. We are the ones who are provoking China, which was not the case. India did their nuclear test because of its own safety dynamics. यानी खुद की रक्षा के अनुसार उन्होंने इंडिया ने खुद का न्यूक्लियर टेस्ट किया था. लेकिन उसका नैरेटिव चेंज करते करते पाकिस्तान और चाइना ने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी कि वो बोले कि इंडिया जो है ये हेजेमोनिक है, इंडिया जो है ये इसको ये करना है, वो करना है. सो अगर 1999 में अगर हम उस वक्त LOC क्रॉस करते थे, समझो बाय एयर ओनली, तो भी इट वुड हैव ऑलवेज बिन रिगार्डेड एज कि इंडिया का ही ये बना बनाया सब है करके. हम तो विक्टिम है, विक्टिम कार्ड जो है पाकिस्तान ने प्ले किया होता. और जो पूरा कश्मीर के ऊपर जो आज के डेट में सारी सहमति इंडिया के साथ है, आपने नोटिस किया होगा कि 370 के निरस्त होने के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज रैलीड बिहाइंड इंडिया. नाउ इट इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस इज 1999 में हमने वो रिस्ट्रेंट दिखाया कि हम LOC क्रॉस नहीं कर रहे हैं. राइट. क्यों? क्योंकि अब वो उसका जो डिविडेंड है वो हमको अभी मिल रहा है. लेकिन उस वक्त टैक्टिकली हमारा नुकसान हुआ क्या? हाँ हुआ. हमारे अगर हम LOC क्रॉस करते थे, अगर हमारा एयरफोर्स भी LOC क्रॉस करता था, तो हो सकता है कि कुछ कैजुअलिटीज हमारी जो थी वो कम हो सकती थी. बट ये अभी इट्स एक्चुअली एनीबडीज गेम. इफ देन एल्स जो है वो बहुत सारा चलते रहेगा. द पॉइंट वी शुड फोकस ऑन राइट नाउ इज कि उस वक्त का जो हमारा रिस्ट्रेंट था, इट वॉज कंसिडर्ड एज अ वेरी बिग मॉरल डिसीजन by the international community which has paid its dividend in this. Right. So we should look at it in this perspective मेरे ख्याल से. So and then secondly ठीक है, यानी I think I have covered both the points in my answer, right? So recently Indonesian defense minister had visited India and that was an official visit. So what is its relevance when it comes to India-China standoff? Right. Yes. If you see Indonesia's geography, you will find that it is constituting of thousands of islands. So thousands of islands constitute one particular country of Indonesia. सबसे पहले there is a concept of 9-dash line which China has imposed over the world. They tell that ki this particular set of islands belong to China. And those type of islands where China is having their say that they are our islands, they basically are also into some are also into the exclusive economic zone of Indonesia. So it compromises Indonesia's economics vis-a-vis China. Okay. So what happens is, now if you see in the Indo-China standoff, India is the only country in last 45 to 50 years after China's Vietnam War that India has imposed costs of economic costs on China as well as military costs on China. So when I say economic cost, it just doesn't mean that 59 apps have been banned by India. It also means that we have specifically and categorically told the entire world that Chinese companies working in infrastructure segment in India will be banned. So we are taking a step and we are basically imposing those economic costs on China. And in Galwan you have seen that we have given a very big bloody nose to Chinese. China has lost a lot of soldiers, much more than what India has lost actually. So every country now looks up to India, that how India is managing and how India is standing up to China and what they should be doing in their cases.
So that's why in this context only you may assume that he had come over to India, and how India and Indonesia can work together to face this challenge of China. That is what has been his basic reason for visiting India. And nonetheless बहुत सारी चीज़ें ऐसे डिस्कस होती हैं कि जो शायद मीडिया में आती भी नहीं है. So we'll have to, it will come out over the period of time. That is what I would say. So recently we have procured 5 Rafale aircraft from France. There is a lot of hue and cry in some section of media that they are not at par with the 5th generation aircraft of China, that is J-20. So what is your take on that? Yeah, it's a very good question. I'll give you a sense of how exactly we have Rafale and why they are much more competent than any other aircraft who may challenge us. See, we have procured 36 Rafales, out of which 5 have been delivered. That is the first point. Second point, we have a green shoe option of further 18 aircraft. So, and it is in its all likelihood that we may go for the green shoe option again. So we may effectively have 3 squadrons of Rafale, and they will be they will have, one of our adversary China, it will be directed at China, one of our adversary at Pakistan, and one will be kept deep inside our deep inside airbase of India. So what happens is, whether Rafale is a 5th generation aircraft or not, the answer is no. But everyone all the section of media, what they are doing is they are missing very important points, that we are not buying Rafale barebone from France. We have called for 13 India specific changes in that particular Rafale aircraft which we are buying. That is 36 aircraft which we are buying. Okay. And these 13 India specific changes are the so-called game changer, which turns the entire game in India's favor. Now I'll give you a sense of a couple of changes which we have done. There is what is 5th generation technology? It is the stealth. Okay. So whether the fighter aircraft is stealth, so it means that it is not being captured by any radar. There is a very low signature which is not able to capture by any radar for that matter. So in Rafale, what we have done in India specific changes is that we have very meager radar signature, which is the reason why no air defense or no radar is going to be able to capture in their radar. So in effect we already have our all requirements of a 5th generation fighter aircraft in our Rafale. So there is a terminology which has come up now, it's 4.5 generation or 4.5 plus generation. But when it comes to the operational part of it, so we already have 5th generational requirements solved, or rather met up by the Rafale through our 13 India specific changes. Then coming to J-20 and Rafale comparison and all sort of this noise in media. See, I'll tell you, in our northeastern sector, that is in Arunachal Pradesh, we already have Sukhoi's base over there, and our Sukhoi had already mapped J-20 and locked on to J-20 some time back. So if their J-20 is so-called 5th generation aircraft, stealth aircraft, and still we were able to lock on from our Sukhois. So in any ways, Rafale has got a far better technological upgradations than Sukhoi as of now. And if Sukhoi is able to lock on to J-20, then I don't have any doubt that Rafale is always going to be on above J-20s. And nonetheless, if you see, ever since Rafale is in news, so China has somewhat toned down the aggression they used to show on J-20. Now they are saying that it's also 4 or 4++ generation aircraft, it's not 5th generation and all. So now they also know that J-20 may not have too good a chance against Rafale. Then coming to the point that we have only 5 aircraft, so how much we can do with 5 aircraft and all. So see, they are force projection. There is a concept which is called as a force projection. So Rafale is a force projection. The moment you know that
your adversary know that you have Rafale and you are committed to put them into the battlefield, if the push comes to the shove, then it means that they will have to recalculate their entire game of plan as far as aerial warfare is concerned. So I would rather say that Mirages, Sukhois and Rafales is the deadliest combo you can have in air right now. All those things through our integrated command, communicating with each other, identifying targets and distributing targets amongst themselves. I'll take on this target, I'll take on these targets. That is going to be a nightmare for any of our adversary, and China very well knows this. So Rafale definitely is a game changer for China, and definitely numbers even today doesn't matter, only 5 or only 8 or every Rafale is in itself a big time force projection. Overall, so I would rather I would not rather give much heed to these media reports that Rafale is not up to the mark of J20 and all. In fact, I would advise a lot of people to go for a neutral reading on the subject from, say, European or Western think tanks. You will get a sense of how Rafale is far better than J20. सर, क्या आपको लगता है कि हमने वन चाइना पॉलिसी फिर से रिविजिट करना चाहिए? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सर, पहले मैं कहूँगा आपको कि वन चाइना पॉलिसी ये क्या है, पहले हमारे व्यूवर्स को बताएं और फिर उसके बाद में. राइट. सी, चाइना, जैसे कि मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि टेरिटोरियल हेजेमोनी, चाइना इज लाइक अ टेरिटोरियल हेजेमोनी, यानी धीरे धीरे वो एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट लैंड बैंक रहता है वो अपने शासन के अंडर लेते जाता है. जैसे उन्होंने टू सम एक्सटेंट ताइवान ले लिया है, हांगकांग ले लिया. अभी हांगकांग का तो सिक्योरिटी एक्ट भी पास हो गया है. बहुत साल पहले उन्होंने ताइवान ले लिया, तिब्बत ले लिया था. सो एंड व्हाट दे डू इज कि जैसे कैसा रहता है कि हर एक जगह की अपनी खुद की एक संस्कृति रहती है, खुद का एक विचारधारा रहती है. तो चाइना में वैसा वो नहीं मानते हैं वो, और हर जगह पे जैसे बोलते हैं वो दे डोंट बिलीव इन मल्टीलैटरलिज्म और दे डोंट बिलीव इन प्लूरलिज्म, सो एज टू से. तो उस वजह से वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायोलेशन जो है वो बहुत होते हैं. और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम चाइना का हमेशा ये कहना रहा है कि जो हमारे मित्र हैं उन्होंने वन चाइना पॉलिसी जो है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए. अब वन चाइना पॉलिसी यानी क्या कि हमने कभी ताइवान या हांगकांग या तिब्बत जो उन्होंने इनगल्फ कर लिया या जो उन्होंने ले लिया है उसके ऊपर हमने कभी निगेटिव कमेंट नहीं करना. दैट इज़ द सपोर्टिंग ऑफ वन चाइना पॉलिसी. सो जैसे आपका सवाल है कि क्या हमने रिविजिट करना चाहिए वन चाइना पॉलिसी, सो मेरा आंसर ये रहेगा कि सी देयर इज़ अ एस्केलेशन मैट्रिक्स, यानी जिसे बोलते हैं कि एस्केलेशन लैडर या एस्केलेशन मैट्रिक्स. मतलब कि जब चाइना आपके खिलाफ ऐसा कुछ करे कि जो आपको आपके एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाता है, तो आप उनके लिए भी ऐसा कुछ करें कि वो उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बने. सो डेफिनेटली इट विल बी ऑन द कार्ड्स कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, देखिए, आई कंसिडर कि इंडिया और चाइना should live peacefully together, right, but we are not the only ones who are keeping the peace card. Right. If he is putting the peace card, then we are also having a peace card, but if he is not having, then why should we show them peace. Right. So अगर peacefully coexist होते हैं तो nothing like it, लेकिन अगर नहीं होते हैं तो we are ready for eventuality, and in that escalation matrix definitely we will disown their one China policy at one point of time, and it will be a big decision, I would say. यानी वो एक बहुत बड़ा decision होगा, and I don't see it happening in the coming couple of years or so, because उससे वो लेवल पे जाने से पहले इंडिया को एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाना पड़ेगा. उसके बाद ही वो पॉसिबल है. सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. Modi government did well by taking tough decision by banning 59 Chinese apps. Can same tough decision be taken on diplomatic, political and strategic front? Can we not depict Tibet in different color in our official maps? This will give message to Chinese that we consider Tibet as disputed area and not a part of China. They do same thing about Kashmir. Should we do it now and give message to China that business would not be usual? Post Galwan episode of 15th June
2020? Yes, it's a very good idea, I would say. And I'm sure ki the government, or for that matter, the decision makers who are sitting in South Block and North Block definitely have some sort of इंडिकेशन, यानी ये कैसे सिग्नलिंग इसे बोलते हैं, यानी ये जो चीज़ें रहती है इसे सिग्नलिंग बोलते हैं. तो ऐसे बहुत सारे सिग्नलिंग एवेन्यूज और ये रहते हैं, जैसे लाइक वी हैव डन सम एप्स विच हैव बीन बैन. अभी एक और सीरीज ऑफ एप्स जो है वो बैन कर रहे हैं. तो डेफिनेटली सिग्नलिंग के इसमें आई थिंक दिस विल कम सम और द अदर डे. इट्स जस्ट लाइक, यानी हम लोग ऐसा सिग्नलिंग भी करेंगे और अगर हमको लगता है कि हम उसको ऑफिशियली डिनाई भी करेंगे कि अच्छा ये हुआ है क्या, ओके 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 हमको नहीं पता टाइप करके. क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश को भी चाइना अभी भी उनके बहुत सारे ऑफिशियल इसमें खुद का पार्ट बताता है. जब इंडिया रेस करता है कंसर्न तो बोलता है ओके 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 अच्छा 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 टाइप से. सो आई थिंक वी विल ऑल्सो फॉलो वी विल गिव देम बैक इन देयर ओन लैंग्वेज. नो डाउट होगा वो, शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो होगा कुछ समय में. हाँ सर, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. शुड वी इमीडिएटली एस्टैब्लिश फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद ताइवान इन द चेंज्ड सिनेरियो? दिस इज वन वे टू मेक चाइनीज पे द कॉस्ट ऑफ देयर मिसएडवेंचर ऑफ 15th June. सी एज फार एज ताइवान इज कंसर्न, ताइवान का जो मेन जो भी इशू है, यूएस एंड चाइना हैज़ अ लॉट टू डू ओवर द ताइवान. अगर हमको ताइवान को पूरा अभी के अभी डिप्लोमेटिक स्टेटस अगर अपने को देना है तो हमको उससे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अमेरिका के साथ हम एज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर करके रहना चाहते हैं या हम पूरी तरह से अमेरिका के कैंप में चले जाना चाहते हैं. ओके. और जहाँ तक मैं मानता हूँ या फिर जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोग किसी के कैंप में अब जाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है. हम लोगों का सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है कि भाई वी आर थर्ड लार्जेस्ट फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, वी आर ऑन आवर ओन, और इशू बेस्ड हम आपसे सपोर्ट लेंगे, इशू बेस्ड हम आपको सपोर्ट देंगे करके. सो ताइवान कार्ड इतने फास्ट अपन एग्जॉस्ट कर देंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है. बट हैविंग सेड दैट वी विल डेफिनेटली बी एंगेजिंग ताइवान मच मोर actively than ever before, or rather than before June 2020. बट डिप्लोमेटिक रिलेशंस ताइवान के साथ इमीडिएटली इस्टेब्लिश कर देना, इट विल बी रिगार्डेड एज एकदम एक झटके में 5-6 स्टेप्स आपने ले लिए ऐसा होगा वो. सो एज आई हैड अर्लियर सेड कि वो जो एस्केलेशन मैट्रिक्स है, तो वो एस्केलेशन मैट्रिक्स में ताइवान में डिप्लोमेटिक स्टेटस देना वो तो डेफिनेटली रहेगा. बट आई डोंट सी इट हैपनिंग राइट नाउ. पहले अमेरिका और अपने रिलेशंस वीज़ावी चाइना, वीज़ावी रशिया, इसको और अच्छी तरीके से अपने को डिस्टिल करना पड़ेगा. रशिया को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि भाई अगर अमेरिका को हम अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो भी रहे हैं अमेरिका के, तो वही नॉट एट योर कॉस्ट करके. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. सो इट मे हैपन बट नॉट इन इमीडिएट और नॉट इन मिड टर्म. इट मे हैपन. सर, ये एक आखिरी सवाल आपके लिए. डू यू थिंक टाइम इज रिप टू हैव पॉलिसी रीथिंक एंड पैराडाइम शिफ्ट इन स्ट्रेटेजी from reactive to assertive and proactive in relation to both China and Pakistan? The change in the policy is already there. It's already established that we have a changed policy on whether it is Pakistan or whether it is China. Earlier we used to have, as regards China, we used to say that we will punish you. Right. And now we don't say that we will punish you. We are going inside Pakistan and we are punishing them. Secondly, we have done enough to isolate Pakistan financially, and we are now seeing that in FATF they are already cornered. So after every FATF meeting, they are always on the block. So we already are having an assertive policy on Pakistan. Now vis-a-vis China, we have been assertive. If we were not assertive, then we would perhaps have accepted, okay ठीक है आप गलवान में military build up कर रहे हो तो ठीक है करके. So we didn't. Rather it was we who first acknowledged कि they are having a military build up. B, we mirrored our military build up. C, and we did not shy away from giving them a bloody nose. Right? 50 साल हो गए हम जिसे बोलते कि there was no bloodshed, but it did not deter us. So it is already assertive India which is standing up to China's bullying.
तो आई थिंक वी ऑलरेडी हैव अ असर्टिव पॉलिसी वीजा वी चाइना. नॉट ओनली दैट, इनफैक्ट अभी जब धीरे धीरे जैसे अब सारी चीज़ें अभी खुल के आ रही है, आपने देखा होगा कि बॉर्डर पॉइंट्स पे जो मिलिट्री के एंगेजमेंट्स हो रही है, मीटिंग्स हो रही है, उसमें जिसे बोलते हैं कि हमको ऐसा बताया जाता है कि विदाउट एनी रिजल्ट एवरी वन इज कमिंग बैक. 12-12 घंटे चल रही है. अगर हम असर्टिव नहीं रहते थे, अगर हम उनकी सारी बातें मान रहे होते थे, तो इतना समय कोई मीटिंग चल ही नहीं रहती थी. 2 घंटे में हाँ भाई ठीक है, आप जैसे बोले वैसे. सो वी ऑलरेडी आर असर्टिव एंड दैट इज ऑल्सो अनदर पेन पॉइंट फॉर देम कि यार ये क्या हो गया करके. So that is, I think so to cut the long story short, our policy is already changed from 2014. We already are assertive right now. So thank you very much for giving such a wonderful insight on these questions. Right. And I really thank the viewers for sending such wonderful questions. And we look forward that you will send us such questions more, and we'll try to address them through various speakers. So thank you very much once again. Thank you, sir. Thank you.